मेरे नोट्स आपके इंडेक्स के साथ ही और कवर पेज के साथ ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। ये क्लास पूरी तरह से सीटेट के लिए डेडिकेटेड है। आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली सारे नोट्स को देखिएगा, क्लास को देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पॉलिटी जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें 6, 7 और 8 की जो बुक होती है उसमें 8 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिस्ट्री की हो या जियोग्राफी की हो या फिर इसकी बुक की हो। तो हम लोग इसको ख़त्म करेंगे मज़ेदार तरीके से और आपको पूरा समझा के आपको पूरे तीनों बुक नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, आपको इसका जो लिंक है 6 और 7 के एनसीईआरटी के समरी का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। और आप लोग खुद देखे होंगे कि कितना शॉर्ट समरी है और हिंदी क्लब के नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को भी पता है। फिर भी मैं आप लोगों को राज सर की तरफ खुली छीट दे रहा हूँ। अगर आपको क्लास न पसंद आए तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन पर क्लास को देखिए, आराम से पेटी बांध लीजिए, बैठिए, देखिए, समझिए। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए क्लास कितनी मज़ेदार होने वाली है। तो हमने कहा कि एनसीईआरटी क्या करती है, कहाँ से शुरू करती है अपना क्वेश्चन? कवर पेज से। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि इतिहास की बुक का नाम इतिहास न रख करके हमारे अतीत क्यों रखा गया था, वो भी हमने वहाँ पे बता दिया था। ठीक। पॉलिटी के लिए हम पूछ रहे हैं कि इसका नाम हमने क्यों कहा कि आप लोग पॉलिटी कहते हो, मैं नहीं कहता। इसको पॉलिटी नहीं, इसका नाम आप लोग खुद देख रहे हो। ठीक, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। क्या नाम है? देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। क्यों इसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, कैसे है, क्या है? चलिए यहाँ से अब हमारा लेसन शुरू होता है। ठीक है। देखिए, हम लोग किस समाज में हैं, हम लोग किस समाज में हैं उसके आधार पे, हम लोग किस समाज में हैं उसके आधार पे हमारा राजनीतिक जीवन कैसा होगा, इसको हमें बनाना है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाते समय हम उनको संविधान नहीं समझा सकते। पूरे संवैधानिक जो भी प्रक्रम है, सारी चीज़ें नहीं बताया जा सकता। इसलिए इस बुक का नाम क्या पड़ा? पहला चीज़ कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन। लिंक करिए, कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन। किसके साथ? राजनीति के साथ। मीन्स कि हम लोग कैसे समाज में रहते हैं, इसको आधार मानते हुए हमारा राजनीतिक जीवन क्या होगा और कैसे होता है, इसी के बारे में पढ़ना, इसी को बच्चों को समझाना, यही हमारा कहलाता है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। समझे आप? मीन्स कि कैसे हम समाज में रहते हैं, उस समाज में कैसी हमारी राजनीति होती है, उसको आधार बनाते हुए हमारा जीवन कैसा होगा, इसलिए इसको कहा गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। आई होप कि आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई ना कि क्वेश्चन बनेगा कैसे? यही पूछ देगा आपके इंडेक्स, आपके कवर पेज को उठा के पूछ देगा कि इसको इस बुक का नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों रखा गया है। 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग इसको ये बुक जो है, ये बुक आपको 5 इकाइयों में, ध्यान दीजिएगा, इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयों में बांटी गई है। इकाई 1 में क्या दिया है? भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। क्या दिया गया है? भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इकाई इसमें आपके अंदर भारतीय संविधान के बारे में एक ओवरव्यू देगा, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात बताएगा। देखिए, कभी भी क्लास 8 की बुक के लिए आप लोग कहीं और पढ़ रहे होंगे, हमने बार बार आपको क्लास में बताया है कि दिग्गज होंगे वो लोग पूरा संविधान आपको पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्लास 8 के बच्चों के अकॉर्डिंग बनेंगे कि उनको क्या क्या आएगी चीज़ें समझ में। हम आपको देखिएगा पूरे पॉलिटी में आर्टिकल मुश्किल से 4 से 5 ही आएंगे और वो फिक्स्ड है कहाँ से आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ना आर्टिकल पढ़ने हैं, ना बहुत ज़्यादा आपको राष्ट्रपति वगैरह चुनाव साव पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और हम आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा, खुद पेपर देखिएगा। हमारा पहला इकाई था भारतीय संविधान का एक ओवरव्यू देना है और धर्मनिरपेक्षता की समझ बतानी है कि क्या है धर्मनिरपेक्षता। इकाई 2 में आपका आएगा
संसद तथा कानून का निर्माण, कि संसद क्या होता है, कानून का निर्माण क्या होता है, ठीक, उसमें कानून की समझ क्यों होगी, हमें संसद क्यों चाहिए उसके बारे में। इकाई 3 है न्यायपालिका के बारे में, ठीक। इकाई 4 है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़। 5 है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। और इसी के साथ आपका ये बुक हो जाएगा समाप्त, ठीक। अब इसको हम लोग एक एक करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला अध्याय है हमारा यूनिट 1 का भारतीय संविधान, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको पहली लाइन दिया है कि संविधान से हमें क्या मिलता है, क्या होता है, सभा क्या था, निर्माण क्या था, उसके बारे में। देखिए, संविधान ही हमें बताता है कि हमारे समाजों का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। मतलब कि हम लोग देखिए समझने की कोशिश करिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं इसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे शासन व्यवस्था होगी, कैसे सारे कार्य होंगे, कैसे ऑफिस होंगे, सरकार होगी, न्याय तंत्र होगा, कुल मिला जुला करके कैसे भारत का एक राज्य होगा। अब राज्य का मीन्स कुछ और होता है, आप लोग इसको कुछ और समझते हो। इसी चैप्टर में राज्य के बारे में बताया गया है। अभी हम आपको यहाँ बताते हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है। पहले आप समझिए, यहाँ दिया है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, ये हमें संविधान से ही मिलता है। मतलब कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, पूरा देश का सिस्टम कैसा होगा, वो हमको संविधान बताता है। दिया है इसमें कि आपका, इसको देखिए, आप जब पॉलिटी को पढ़ रहे हो ना, तो आपका आधुनिक इतिहास बहुत क्लियर होना चाहिए। आधुनिक इतिहास से इंटरलिंक करते हुए आपकी जो पॉलिटी या सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, ये चीज़ क्या होंगी, जुड़ी रहेंगी और क्लियर होंगी। देखिए वो कैसे जोड़ा है। देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। मीन्स कि जो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसका गठन हुआ था 1985 में, उसने क्या किया था, सबसे क्या कहा कि पहली बार, मतलब जो कांग्रेस की जो अधिवेशन होते थे, उसकी जो समिति थी, उसने पहली बार अपनी जो नीति थी उसमें किस चीज़ का मांग किया, संविधान सभा के गठन का मांग किया था। कब किया था, 1934 में, ठीक, 1934 में। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना सशक्त और प्रभावी बनाता है। मतलब एक विशेषताएं में आ जाएगा, आपको 4 लाइन देगा, 4 लाइन में ये पूछ सकता है एक अच्छा संविधान से क्या हो सकता है। तो एनसीईआरटी की लाइन हूबहू उठ करके पेपर में आती है, वहाँ पे लिखा हुआ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक ये भी होगा कि देश की बुनियादी संरचना को सशक्त और प्रभावी बनाता है। मतलब जो बुनियादी संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, देश का जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है, सशक्त बनाता है, अच्छा मतलब मजबूत बनाता है, और प्रभावी मतलब इफेक्टिव बनाता है। इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय, देखिए स्टैटिक जीके से कैसे जोड़ेगा, इतिहास में जोड़ करके, कि संविधान सभा के गठन की पहली मांग कांग्रेस द्वारा कब किया गया, तो 1934 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिया है इसमें संविधान सभा दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। मतलब पहला एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो दिसंबर 1946 में। देखिए इसमें बहुत डाटा हो सकते थे कि इतने दिसंबर को, 9 दिसंबर को आपका अस्थाई हुआ, और क्या बोलते हैं कि संविधान सभा का गठन का अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद। फिर 11 को कौन बने थे अस्थाई रूप से, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या मैं सही हूँ? यही करता है एनसीईआरटी, यही करता है। 9 दिसंबर 11 दिसंबर आपने देखा कैसे घुमा, हमने जो बताया आपने वो भी मान लोगे? जी नहीं। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, और 11 दिसंबर को कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये आपको एकदम ध्यान देना है। यही मिस्टेक, हल्का मिस्टेक, और आपका एसएसटी में पेपर क्वेश्चन को गलत करा देता है। याद रखिए, ऐसे बहुत बार घुमाता है। हमने हिस्ट्री में भी बताया था, बोल देगा कि विंध्य पर्वत के पूर्व में क्या मिले थे, चावल के प्रमाण मिले थे, और आपकी बुक में लिखा है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में मिले थे। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है, छोटे छोटे मिस्टेक्स और बहुत बड़ा नुकसान।
दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, अब इतिहास से जोड़कर ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ऐतिहासिक सारी चीज़ें हैं तो संविधान इतिहास पे ही ना बेस्ड होगा। वो चाहता तो इसको डीप में करके इन्फॉर्मेटिव बना सकता था, लेकिन 8 के बच्चों के लिए इसको बनाया। इसलिए हमने कहा ना, बहुत सारे डाटा इसमें नहीं रहता है, जो डाटा देगा उसी को बस घुमा के आपसे पूछेगा। ठीक, अगला दिया है नेपाल के बारे में, एक जिक्र कर दिया है इसमें, क्या चीज़ कि नेपाल जो है 1990 में बना। पिछला संविधान, मतलब नेपाल का 1990 में जो पिछला संविधान बना था, उसने क्या था कि इस सिद्धांत पर आधारित था कि इसकी जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किसके पास होगी, राजा के पास होगी। मीन्स कि हमारे यहाँ जो देश है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? आप बताओ, संविधान का सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? देखिए क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। मैं जितने क्वेश्चन पूछते जाऊं उसका एक रिप्लाई मन में रखिए, फिर मैं जो बताऊं फिर उसको सोचिए कि मेरी थिंकिंग और आपके थिंकिंग में कितना अंतर पड़ रहा है। ठीक है, देखिए हमारे देश में संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। ये क्वेश्चन बनाएगा तो एक ऑप्शन वहाँ भी आपको ये पड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है मिल करके इसको चलाते हैं। और आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरी तरह से अलग अलग होंगे। कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 50 और 50-50, मतलब अलग अलग, 50-50 अलग अलग, विधायिका अरे कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। और संविधान की अगर ऑप्शन जनता दे और जनता न दे तो संविधान की सर्वोच्च शक्ति के बारे में पहला, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की सबसे ज़्यादा क्या होती है, शक्ति होती है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट ही देता है। ठीक है, वैसे जनता के पास भी होती है। चलिए, दिया है नेपाल के बारे में। अब नेपाल के बारे में आते हैं। नेपाल में क्या हुआ था कि 1990 में इनका जो संविधान बना था उसमें राजा को सब सर्वे सर्वा बना दिया गया था। तो फिर संविधान काहे का भाई? फिर वो बस चीज़ें राजा के अकॉर्डिंग चल रही थी, जनता का कुछ था नहीं। और बाद में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप बताइए कि जिस देश में एक बार लोकतांत्रिक देश सरकार बनी, अब वो चीज़ें सर्कुलेट होती जाएंगी, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे समानता की, कोई दब के नहीं रहना चाहेगा। अब वो समय गया। ठीक है, अब लोग जीने के लिए अपना सर उठा रहे हैं, चाहे वो गुलाम बने हो, कितने भी दबे कुचले हों, सबको अब इक्वलिटी चाहिए ही चाहिए। हम लोगों को तो इक्विटी की बात करनी चाहिए, इक्वलिटी तक नहीं ठीक से मिल पाता है। तब इक्वलिटी क्या है, समता क्या है और समानता क्या है, इसका भी यहाँ पे जिक्र आएगा, हम बताएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए तब जाकर क्या हुआ कि 2006 में उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिली। मतलब क्या हुआ, बात तो वही हुई ना कि नहीं जी पाओगे आप। सब लोग अपने हिसाब से चीज़ें खोजने लगेंगे कि हम लोग किस तरह से कैसे रहें। जब चारों तरफ जनता प्रत्यक्ष भागीदारी कर रही है तो हम यहाँ पे क्यों राजा के शासन को माने। चलिए आगे बढ़िए। संविधान के निर्माण में दिया है कि 1946 में गठित की गई। इसमें लगभग कितने लोग थे? 300 लोगों। ध्यान दीजिए, आपके संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 289 लोग थे, 389 लोग थे। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा की बात हुई तो इसमें कितने लोग बच गए भारत में? 299। इसने कहा है लगभग 300 लोगों ने। ध्यान दीजिए, बच्चों से बहुत ज़्यादा वो डाटा नहीं मांगेगा, हम बार बार वही कह रहे हैं। इसमें दिया लगभग 300, तो आपका ऑप्शन भी बनाएगा लगभग 300। याद रखें, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। ठीक, और इससे एक और क्वेश्चन क्या बन गया कि 1946 संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अब आता है आपका यहाँ पे संघवाद, मतलब संघवाद क्या है। अब संघवाद बच्चे को समझाना है, तो आप लोग बच्चे को कैसे समझाओगे? पहले आप तो समझ लो। संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघ का मतलब होता है एक तरफ का, समझ लीजिए एक समूह टाइप का, आप समझिए। देखिए कैसे कि लिखा गया आपके संविधान के प्रथम अनुच्छेद, प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है? सबसे पहले भाग में क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब राज्यों को इकट्ठा करेंगे तो एक संघ बनेगा, जहाँ पे केंद्र लेवल की सरकार होगी और राज्य के स्तर पे भी सरकारें होंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो एक से ज़्यादा स्तर के सरकारों का जब हम लोग एक क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे, एक ग्रुप करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं संघ। तो संघ क्या हुआ, समझ में आया आपको?
ठीक। संविधान का जनक, एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान, देखिए संविधान को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भूमिका दी। हमने बताया ना कि संविधान सभा में आपके कम से कम शुरुआत में 389 थे, बाद में 299 बचे, इतने लोगों ने दिया। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बने कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक, अब जब डिटेल पढ़ेंगे तो सारी बातें बताएंगे, हम लोग को तेज़ी से समरी को आगे बढ़ाना है। एक अय्यर, एक यहाँ से देखिए, जब एनसीईआरटी में लिखा है तो पूछ सकता है, पूछ देगा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में, मतलब कि आम आदमी, नॉर्मल पर्सन, और लोकतांत्रिक सरकार जो बनेगी उसकी सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है, मतलब कि गहरी आस्था रखे हुए है। इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। मतलब क्या कि हम लोगों के यहाँ वयस्क मताधिकार में, मतलब हर जगह होता है, मतलब कि वयस्क लोग के अंदर समझ होती है और वो लोग सरकार चुनेंगे। वयस्क लोग जैसा सोचते हैं उस तरह से वो लोग डायरेक्ट क्या चुनेंगे, अपना सरकार चुनेंगे। और वो सरकार ही क्या करेगी, क्या करेगी, हमारे एक लोकतांत्रिक शासन को और एक नॉर्मल पर्सन के साथ ये क्या करेगी, ज्ञानोदय लाएगी। मतलब कि एक बहुत बेहतरीन होगा हमारे यहाँ का सिस्टम। यह कथन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। ये कोटेशन तो आपने पढ़ लिया। अब ये भी पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कथन किसने कहा था, तो ए.के. अय्यर ने कहा था। ठीक, ये पूछ देगा कि यह कथन, आप पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है, कि पूछ देगा कि यह कथन किस मताधिकार से संबंधित है। तो एक ऑप्शन इसमें दिया रहेगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, खुद अपने मन से ध्यान दीजिए, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार दे दिया। अब सभी सार्वभौमिक, हर जगह, हर देश में, हर कंडीशन में, हर राज्य में, हर लेवल पे वयस्क लोग ही वोट देते हैं। तो यह सिद्धांत उन्हीं पे आधारित है। देखिए अब हमने अभी शुरू में आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था, राज्य के कितने अंग होते हैं, राज्य के 3 अंग होते हैं, बताया था ना। इस संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद रहना चाहिए। ठीक, अब विधायिका क्या है इसके बारे में बताया है। विधायिका हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अब निर्वाचित क्या होते हैं वो बता रहे हैं अभी। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, विधायिका और कार्यपालिका में हम आपको अंतर बता रहे हैं। न्यायपालिका सीधा समझ लीजिए कि न्यायपालिका मतलब जो न्याय करेगा। न्याय कौन करता है, सरकार करती है? जी नहीं, न्याय करने का काम कोर्ट का होता है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्टें हैं। तो न्यायपालिका अलग हो गई। और कार्यपालिका क्या होता है, देखिए हम लोग जितने लोगों को वोट देते हैं, आपके यहाँ चुनाव होते हैं चाहे केंद्र लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे, आप लोग जो लोकसभा के लिए क्या करते हो, आप लोग जो वोट देते हो उससे चुन करके, देखिए निर्वाचित होते हैं, उससे जो भी चुन के जाएंगे, ये जो विधायक होते हैं ये चुन कर कहाँ जाते हैं, विधायिका में जाते हैं, उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाचित होते हैं, जिसको हम लोगों ने चुन कर भेजा। ठीक, अब ये होता है उनमें से कुछ लोग, सभी लोग नहीं, उनमें से कुछ लोगों का कितना % होता है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। कुछ लोगों का मंत्री बनाया जाता है, जिन उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विपक्ष से भी लोग जीत के जाते हैं और जो सत्ताधारी होते हैं उनसे भी लोग जीत के जाते हैं। दोनों लोग एक सदन में बैठते हैं, उसको वो लोग क्या होते हैं, विधायक होते हैं। ठीक, वो लोग क्या होते हैं, विधायक होते हैं। और उन विधायकों में से कुछ लोग को मंत्री बनाया जाता है जो कार्यपालिका का कार्य करते हैं, मतलब कार्य को करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसमें मिटाने दीजिए। वो लोग क्या करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं, मतलब कानून बनाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, कानून को लागू नहीं, सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये मंत्री लोग क्या करते हैं, जो कार्यपालिका वाले होते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कानून बनाते हैं। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, 1 मिनट, आपको समझाने के चक्कर में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो विधायिका होती है, इसमें पहले आपको जो भी कानून बनाना होता है वो विधायक के पास आता है, कानून की कानून बनाना है। ध्यान दीजिएगा, और इस कानून को कौन लाएगा, कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं ये लोग कानून के बारे में होता है, और ये लोग उस कानून को लेकर आते हैं। कहाँ पे लेकर आएंगे, सीधा आपकी विधायिका में लेकर आएंगे। यहाँ से कानून पास होगा तो कानून लागू होगा और शासन चलाने का कामकाज होगा। चीज़ें समझ में आ गई। ये लोग कानून को बनाएंगे कार्यपालिका वाले, और इसको कहाँ पे लेकर आएंगे, विधायिका में लेकर आएंगे, यहाँ से पास होगी चीज़ें। ठीक, आगे देखिए,
अब दिया है आपका राज्य के बारे में। हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि राज्य के बारे में आपको बताएंगे। देखिए राज्य होता क्या है, राज्य सबसे ऊपर होता है। अब आप इस समय प्लीज़ ये जो आप लोग राज्य सुनते हो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। समझ लीजिए कि आप लोग राज्य के बारे में नहीं जानते हो, फिर आप समझिए आपके लिए नया वर्ड है राज्य। अब हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए राज्य क्या होता है, राज्य सरकार से हर एक चीज़ से ऊपर होता है, ठीक। अगर बात आएगी भारतीय राज्य, अगर कहीं लिख दिया भारतीय राज्य, तो वहाँ का मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं रह गया। अब वो किसके लिए हो गया वो राज्य, अब वो पूरे के पूरे एक सिस्टम के लिए हो गया जो पूरे देश को चलाता है। मतलब राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब क्वेश्चन बनेगा राज्य क्या, तो राज्य एक राजनीतिक संस्था है, न किसी पार्टी से रिलेटेड, न किसी सरकार से रिलेटेड, या उनसे भी ऊपर होती है। ध्यान दीजिएगा कैसे, अगर चुनाव हुआ, सरकारें उस समय नहीं होती हैं, कार्य नहीं करती हैं, उस समय भी आपका देश का सिस्टम चलता रहता है। सरकार रहे न रहे, आपका देश का सिस्टम चलता रहे, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, वो एक सिस्टम। क्या कहेंगे, एक सिस्टम, उसको चलना ही चलना है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे। चलिए थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बताया है कि इसके बारे में कि मौलिक अधिकार जो होता है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाती है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा, इसमें है ना कि आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकार है, तो ये पूछेगा कि इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। अगर ये पूछ देगा किसने कहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देगा किसने कहा है, मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा कहा जाएगा किसको, मौलिक अधिकार को, ठीक। ध्यान दीजिए। और अगर ये से डायरेक्ट पूछ दे कि भारतीय संविधान में की आत्मा किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। आगे बढ़िए। अब मौलिक अधिकार कितने हैं, हमें मौलिक अधिकार संविधान द्वारा मिले हुए 6, कितने, 6 जो इस समय है। इससे पहले एक और अधिक कौन था, मौलिक अधिकार था, किसका, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं, वही पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक करके हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू है। दिया है राजेंद्र प्रसाद। हमने कहा था ना कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से सदस्य, अस्थाई सदस्य। कौन से सदस्य, अस्थाई सदस्य। क्लियर। इसमें दिया है कि जयराम दास दौलत राम कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कब, जब संविधान बना था। अमृत कौर कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक। वित्त मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो वित्त मंत्री थे। देखिए जहाँ समझाने वाला है वहाँ समझाए हैं, और जहाँ फैक्चुअल है, जो आपको पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर देना है, वो आपको हम बताते जा रहे हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसके बारे में बताया कि देखिए गलत लिख दिया है यहाँ पे, 1967 नहीं 1957 होगा, ये आप लोग भी जानते हो, थोड़ा करेक्ट कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1957 में भारत की आज़ादी में परिणित परिणाम है। मतलब भारत की आज़ादी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, आप खुद से एक बार आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं। धर्मनिरपेक्षता धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। एक क्वेश्चन बना था, बहुत ही घुमा के दिया था। देखिए धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म से निरपेक्ष मतलब राज्य किसी भी धर्म को अपना राज्य धर्म नहीं मानेगा। कौन सा राज्य, भारतीय राज्य या भारत देश किसी भी धर्म को अपना राष्ट्र धर्म नहीं मानता है, इसी को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब इसका एक और आंसर होता है कि भारत जो है सभी देशों को बराबर का दर्जा देता है, यहाँ पे सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान है, ठीक।
अब तीसरा ऑप्शन भी और तरह से बन सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था और ये भी ऑप्शन था कि भारत जो है क्या है कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है राष्ट्र धर्म के मामले में, लेकिन इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया गया था। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ये था, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन था, वहाँ पे इसी तरह से मिलता जुलता ऑप्शन था कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यही ऑप्शन था और वो सही हुआ था। मतलब भारत अपना किसी धर्म को नहीं मानता है, इसको सही मान दिया गया। और इसको अलग मान दिया गया कि भारत जो है क्या है, किसी भी अलग अलग धर्मों को क्या करता है, सम्मान देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, धर्म के बारे में बता रहा है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता रहा है। एक मिनट, ठीक। अब हम लोग आगे देखिए भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमने बता दिया कि धर्म निरपेक्ष रहेगा। सिख धर्म के बारे में बता रहा है, भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक स्थानों में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। देखिए सिख जो लोग हैं वो लोग पगड़ी पहनते हैं। और देखिए भारत में सभी देशों सभी धर्मों को सम्मान तो माना है, परंतु हमने कहा ना कि कहीं पे इक्वलिटी की बात होती है, कहीं पे इक्विटी की बात होती है। चलिए हम बताएंगे आज। यहाँ पे समझ लीजिए कि इक्वलिटी और इक्विटी क्या होता है। देखिए समानता हम कहेंगे कि भारत में या किसी के भी नज़र में सब लोग समान हैं, मतलब किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, ये समान है, तो इसको हम लोग कहेंगे समानता। ठीक, इसको कहते हैं इक्वलिटी। और इक्विटी क्या होता है कि उसको कहते हैं समता। समता मीन्स ये कि सब लोग तो बराबर हैं, परंतु कुछ जो पिछड़े रह गए, जो दबे रह गए, किसी वजह से कोई शोषित हो गया, कोई अपवंचित हो गया, कोई दिव्यांग किसी भी तरह से हैं, उसके लिए हम लोग बात करते हैं समता की। मीन्स कि उनको कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोग भी हम लोगों के बराबरी में आ सके। वहाँ पे बात होती है इक्विटी की। जैसे महिलाओं के साथ कभी महिलाओं को भारतीय समाज में इतिहास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पिछड़ा माना गया है, इसलिए उन लोगों को एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है। 5 साल 6 साल एक्स्ट्रा वो लोग अटेम्प्ट दे सकती हैं। और वहीं पे जो पिछड़ी जातियां हैं उन या फिर SC ST हैं, उनको भी रिजर्वेशन का प्रावधान कहाँ से मिला है, समता से ही मिला हुआ है। अब चीज़ें समझ में आ गई। इसी के अकॉर्डिंग सिख धर्म को भी मान्यता मिला है कि पगड़ी वो लोग पहन सकते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म के अकॉर्डिंग सही है। और इस अकॉर्डिंग वो लोग बिना हेलमेट के भी वो लोग जाते हैं, कहीं बाइक चलाते हैं तो उन पे चालान नहीं कटता है। ये बात शायद आप लोग को नहीं पता होगी, बाकी आप लोग एक बार जाकर देखो। चलिए संयुक्त राज्य दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ईश्वर की छत्रछाया शब्द को कई बार चुनौती दी गई है। ये तो सिंपल इस पे है कि छत्रछाया शब्द मतलब कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे ईश्वर की कई बार चुनौती दी गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे याद रख लीजिएगा कि ईश्वर की छत्रछाया शब्द को चुनौती दी गई है अमेरिका में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। आगे देखिए फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदियों टोपी या ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक राजनीति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझिए इस बात को। अगर हम ऊपरी लाइन और निचली लाइन को अगर हम लिंक करके बताएं तो यहाँ पे बताया गया है दूसरे देशों के बारे में कि वहाँ पे क्या। देखिए पहला देखिए कि ईश्वर की छत्रछाया मतलब अमेरिका में ईश्वर के जो अस्तित्व होता है उसको कैसे नकारा गया है कि उन्होंने इस शब्द को, ईश्वर को और ईश्वर की कृपा को उन्होंने चुनौती दिया है कहाँ के, अमेरिका के संविधान ने। अब समझिए इंडिया का जो है यहाँ पे सबके लिए कितना महत्व रखता है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। देख रहे हो ना आप, उतना बड़ा देश, सबसे बड़ा चौधरी बनता हुआ देश अमेरिका जैसा देश, वहाँ पे भी चीज़ें हैं। भारत तमाम भाषाओं, तमाम धर्मों, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों, कहीं पे पहाड़, कहीं पे जंगल, कहीं पे उत्तर का हिमालय, मध्य का मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र का एरिया, तरह तरह की भाषाएं, 1600 से अधिक बोली जाने वाली बोलियां, क्या क्या चीज़ें नहीं है भारत में, फिर भी हम सब लोग क्या हैं, एक हैं, है ना। यहाँ पे सबके लिए समान आदर है। कुछ है जो सामाजिक राजनीतिक क्या बोलते हैं उसको, अराजक तत्व हैं जिनके वजह से हम लोग को दिक्कत होती है, बाकी सब ठीक है। देखिए इसमें ये दिया था कि मतलब वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि एक फ्रांस में कानून बनाया गया, उसमें क्या था कि इस्लामिक बुर्का
मतलब इस्लाम के लोग जो बुर्का पहनती हैं, औरतें जिसमें पहनती हैं, या यहूदी जो टोपी पहनेंगे, या ईसाई के जो क्रॉस जैसी चीज़ें हैं, उसमें क्या किया जाएगा, इसको राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनको राजनीति से हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अध्याय आपका हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पे कि हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए। निर्वाचित सदस्य दिया है इसमें कि 1885 में हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने के लिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जब देखिए पहले बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले बना था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में उसका नाम बदलकर 1884-85 में क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने मांग की, मतलब बहुत सारी हिस्ट्रियाँ हैं, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। मतलब उन्होंने क्या उसमें मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित, मतलब जो अंग्रेज थे वहाँ उनका जो विधायिका था उसमें निर्वाचित होने के सदस्य के लिए और बजट पर चर्चा होने के लिए, मतलब कि भारत के जो लोग थे उनको वहाँ की उस समय कहाँ पे सदन में अधिकार नहीं था, तो उसमें निर्वाचित होने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए और बजट पर चर्चा करने के लिए, मतलब जो वहाँ पे बजट पेश होगा भारत के अकॉर्डिंग, उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब भारत के लिए बजट बन रहा है, भारत के लिए आप लोग प्रतिनिधि चुन रहे हो, उसमें भारतीय नहीं शामिल है, तो फिर काय का हो सदन और काय का हो बजट। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल करिए। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी अंग्रेजी की, उसने 1909 में एक एक्ट आया, उसमें उन्होंने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। मतलब कुछ हद तक वो लोग भारतीय लोगों को क्या कर दिया कि वो लोग भारत के लोग जो हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, वर्ष 2004 बता रहे ईवीएम के बारे में कि वर्ष 2004 में आम चुनाव में जो अभी आप लोग ईवीएम का नाम सुनते हो ना, जब भी चुनाव आता है, सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आम चुनाव का पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, 2004 में किया गया था। लगभग 1,50,000 इकाई, 10 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। मीन्स क्या, इसमें 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई। क्यों? क्योंकि जो हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव देते थे उसमें क्या हुआ था, उसमें पेड़ों से थे, पेड़ों से पत्ते बनाए, वो कागज़ बनाए जाते थे और इन्हीं कागज़ों पे हम लोग वोट देते थे। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ बच गए, मतलब लगभग बता रहे कि 1.5 लाख पेड़ बचे। ठीक, आगे दिया है क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता है। हमने बताया ना कि कागज़ बनाया जाता है। सरकार के बारे में बताया है कि संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, संसद के लिए हम लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हमने कहा ना, हम लोग जो वोट देते हैं तो उससे जो लोग जीत के जाते हैं वो लोग हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जा कर के ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इनमें से जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, इन्हीं लोगों का एक समूह जो होता है वो क्या करता है, सरकार बनाता है। तो हम लोग सरकार किसे कहते हैं, जो हम लोग चुन कर भेजते हैं, इनमें से, इन समूह में से एक लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक, संसद यह है कि जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। हमने कहा ना कि जनता ने, हम लोगों ने जिनको चुनते हैं वो सभी प्रतिनिधि इस समूह को संसद कहेंगे, समूह को संसद कहा जाएगा। इसमें कौन, संसद में कौन कौन होंगे, जो जिनकी सरकार बनी है वो भी होंगे और जिनकी सरकार नहीं बनी है वो भी होंगे। सभी लोग जीत करके कहाँ जाएंगे, संसद में जाएंगे। और इस संसद में से वो लोग जो जीते हुई पार्टी है वो लोग मिल के, समूह मिल करके सरकार बनाएगा और उनका जो मुख्य प्रधान होगा उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, यह है भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माणी संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो संसद होता है वो हम लोगों का क्या होता है, देश की सर्वोच्च, मतलब कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। और इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अगर ये पूछ दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा नहीं तो आप आराम से याद कर लेते, 79, 80, 81। ठीक, राज्यसभा, राज्यसभा में
कुल 545 सदस्य होते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है 545। देखिए इस समय एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में आया ना, आप लोगों को नहीं बदलना है। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया वही लिखना है कि राज्यसभा में क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में 545 सदस्य होते हैं। देश के, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत है, 545 सदस्य तो लोकसभा में होते हैं ना। हाँ देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। लोग 545 नहीं होते हैं, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा के अध्यक्षता को अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। मतलब कि जो लोकसभा हुआ, सरकार बन गई जिनकी, वो लोग अपने में से एक अध्यक्ष को चुनेंगे और जो उसकी अध्यक्षता करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या था कि इसमें कौन था कि इसमें तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष को हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, जो वहाँ का अध्यक्षता करेगा, ठीक। लेकिन वही जब राज्यसभा की अध्यक्षता की बात होगी तो वहाँ उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पे तो अध्यक्ष बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा में हम लोग उसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में हम लोग सभापति कहते हैं। और उसका कार्यभार किसके पास होता है, उपराष्ट्रपति के पास होता है। मतलब उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक। अब दिया है यहाँ पे कि राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ओर से मनोनीत किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि संसद, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक। अब देखिए लोकसभा के बारे में, लोकसभा में कुल 500, बार बार वही चीज़ क्यों, अच्छा थोड़ा सा इसमें बढ़ा के दिया है। 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। 2 मनोनीत सदस्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जितनी टोटल सीटें हैं सब पे चुनाव होगा, ठीक। अब उन चुनावों पे मतलब कुछ सीटें हैं जो उतना लंबा उन बच्चों को नहीं समझाना है, जो आप में नहीं पूछा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा सीटें हैं जो हम लोग को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं तो खाली रह जाती हैं। उसके बाद जितनी भी सीटें हैं उन पे हम लोग चुनाव करते हैं, ठीक। कितने सीटों पे, 543 सीटों पे। और 202 मनोनीत होंगे तो 543 और 2 कितने, 545 हो गए ना। तो इनका आप आधा करो। देखिए किसी भी सरकार को बनने में आधा से अधिक बहुमत जिसके पास होगा उसको क्या कहते हैं, उसको सरकार बना देता है, ठीक। तो आधा मतलब कि 272 सीटों पे सदस्य होने चाहिए। मतलब इसका आधा करेंगे तो 272 आ रहा है। इतना जिसने सीट जीत लिया सरकार उसकी। लोकसभा में क्या दिया है यहाँ पे, लोकसभा में 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट सुरक्षित किया गया है। मतलब कि 543 सीट था ना, उस 543 सीटों में से 79 कितने, 79 कितने किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 41 सीट अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट रिजर्व किया गया है या रिजर्वेशन में दिया गया है, ठीक है। विपक्षी दल, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। हमने बताया ना कि जो जीत गए, जिनकी संख्या अधिक है, 272 के ऊपर है, वो लोग तो सरकार बना लिए। अब जो हार गए वो लोग विपक्षी दल करेंगे। वो क्या करेंगे कि या तो गठबंधन करके इनसे ज़्यादा सीटें ला देंगे, ठीक, तो उनकी सरकार बन गई। अगर वो लोग की सीटें उतनी नहीं आ पाई हैं, अगर ये सरकार बहुमत की बन गई, तो वो लोग जितने भी जो पार्टियां होंगी जिनके विधायक जीत कर संसद में गए होंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग, इनको क्या कहा जाएगा, वो लोग विरोधी दल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राजनीतिक पक्ष दल विरोधी दल कहलाते हैं। राज्यों का प्रतिनिधि, देखिए राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। मतलब कि लोकसभा होता है लोगों की सभा, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं। अब हर राज्य से कौन होते हैं, हम लोग तो होते हैं चुन करके भेज देते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए राज्यों से कैंडिडेट चुन के जाते हैं। वो लोग कहाँ जाकर बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो हम लोग के राज्यों के बारे में वहाँ पे जा कर के क्या करते हैं, जो भी मांग उठाना होगा, जो कुछ भी करना होगा राज्यसभा में, तो लोग स्टेट के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब राज्य के अकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा में हम लोगों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लोकसभा में होती है। अब आ गया आपका संसद का सत्र।
संसद के सत्र के बारे में यह है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि संसद जब चलता है तो उसमें पहला चरण क्या होता है? पहला चरण होता है प्रश्नकाल। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सांसद इसके माध्यम से सरकार की कामकाज की जानकारी एकत्र करते हैं। मतलब कि जितने लोग जीत कर गए हैं, वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग प्रश्नकाल का समय में क्या करते हैं? वो लोग सरकार से जो जीते हुए मंत्री हैं, मतलब जिनको मंत्री बनाया गया है, उनसे ये लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, या सरकार से किसी से ये लोग क्या करते हैं? वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि क्या हो रहा है देश में, इस बिल पे क्या हुआ, इस परियोजना पे क्या हुआ, इस व्यवस्था पे क्या हुआ, बेरोजगारी पे क्या हुआ, इस पे क्या हो गया। मतलब कि विपक्ष जो होता है सरकार से काउंटर क्वेश्चन करता है और क्या करता है? जानकारियाँ एकत्र करते हैं। मतलब कि विपक्ष के जरिए ही चीज़ें सरकार की, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष अगर मजबूत होगा तो क्या करेगा? वो उनको रोकेगा, उनसे पूछेगा, जनता के सामने लाएगा। फिर अगर वही जीता तो फिर जो ये वाली सरकार थी अगर ये हार गई तो फिर ये अगली बार ये उनसे वो चीज़ें पूछेंगी। ठीक है, तो ये विपक्ष और पक्ष इसी लेवल पे होता है। और इसके साथ हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त हुआ। अब आइए चैप्टर 4 की तरफ। नागरिक दिया है कि कानूनों की समझ, इसमें हमने हमें संसद क्यों चाहिए, और चौथा है कानूनों की समझ। नागरिक की बात कर रहा है कि कानून के शासन का अर्थ होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। मीन्स क्या कि कानून का शासन, मतलब कानून जो बनेगा, हमने कहा ना कि कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। अब वो संसद क्या करेगी? ये सभी देश में जितने नागरिक हैं उस सब पे हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको कानून कहते हैं। ये सभी पर समान रूप से लागू होगा। ठीक, रॉलेट एक्ट जो था ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि जब रॉलेट एक्ट आया था भारत में, तब की बात बता रहा है कि आपको याद है वो घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितना घनघोर वो हुआ था। मतलब कितने लाशें गिरी थी, कितने खून बहे थे। जी हाँ, वो कब हुआ था? इसी एक्ट के विरोध में हुआ था। जब रॉलेट एक्ट भारत आया तो उसमें क्या था? वो लोग अपने मनमाने पे किए थे। मतलब कि क्या कि वो लोग बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, जिसको मन करेंगे, जो मन करेंगे, गोली मार देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसी का विरोध हो रहा था। ठीक, अब विरोध हो रहा था तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और ये क्या हुए थे? जब इनको पता चला, किसको? जनरल डायर को पता चला कि वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, वो क्या करता है? उन्होंने सैनिकों को भेज दिया। उन्होंने क्यों कह रहे हैं? उस गधे के लिए तो उसने कहना चाहिए। उसने भेज दिया किसको? पुलिस को। और आ करके हम लोगों पे क्या करने लगी? जितने भी हमारे देशवासी थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सब पे उसने गोलियां धड़ाधड़ शुरू कर दी। कितने लोग मर गए। वहाँ पे कुआं था, कितने लोग उसमें कूद गए, वहाँ मर गए। मतलब कि समझिए कि 2 गेट थे, दोनों बंद कर दिया गया और वहाँ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ जनरल डायर नहीं था, हम लोगों में से ही कोई गद्दार था जो जा कर के उसने वहाँ पे उनको जानकारी दी थी। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इमोशनल बातें हो गई। भारतीय विरोध के बावजूद, बताया ना हमने कि कैसे हुआ था, ये वही है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। उसी रॉलेट एक्ट को जब लागू कर दिया गया तो पंजाब में इसका विरोध किया गया। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जो नेता थे ज़मीनी तौर पे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको वो लोग गिरफ्तार कर लिए थे। मतलब कि रॉलेट एक्ट का विरोध में ये लोग कर रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग भड़के हुए थे, वो लोग रॉलेट एक्ट का भी विरोध कर रहे थे और उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे थे। और उसके लिए लोग खड़े जाकर मिले थे सब लोग, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। इनको क्या पता था कि वहाँ पे यही सब होगा। और उसने जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को, क्या बोले, इसके बारे में कुछ समझ ही में नहीं आता है, लेकिन है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। राजद्रोह एक्ट, इसके बारे में ये बता रहा है कि 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने मन की मिसाल थी। मतलब कि 1870 में एक राजद्रोह एक्ट आया था, उसमें अंग्रेजी शासन क्या कर रहा था? मनमानापन अपना कर रहा था। इस राजद्रोह एक्ट के तहत सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कि जैसे कि वो स्थिति थी कि अगर आप सरकार का किसी भी तरह से विरोध कर रहे हो, बस आप विरोध या क्रिटिसाइज कर दे रहे हो, तो क्या करेगा? उसको तुरंत क्या कर लिया जाएगा? बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ रहे हो आप?
ये था राजद्रोह एक्ट उनके अकॉर्डिंग। तो मतलब जैसे आज ही देख लीजिए कि क्या आज हम लोग सरकार का विरोध करें किसी भी मुद्दे पे, तो क्या उसको अधिकार है हम लोग को गिरफ्तार करने का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, उसके भी नियम है कैसे कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। आर्टिकल 19 में सब उल्लेख है। तो मतलब देखिए कि वहाँ पे वो चीज़ें हो जाती थी। वो अलग बात है कि सरकारें अपना जबरन पुलिस बल का उपयोग करके चीज़ें कर लेती हैं, बट ये चीज़ें सही नहीं है। राजद्रोह एक्ट हो गया। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर में हिस्सा मिल सकता है। मतलब 2005 में एक हिंदू उत्तराधिकार संशोधन आया था। इसके तहत अभी इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि जो पिता था और पिता के जितने बेटे होंगे उनको क्या मिलता था? अधिकार मिलता था। किस में? संपत्ति में, ज़मीन में। बट अब वो चीज़ें क्या हुआ कि संशोधन अधिकार आया 2005 में। उसमें क्या किया गया? इसको संशोधन किया गया और उसमें बाकी लोग भी, जिसके तहत सिर्फ बेटे नहीं रहेंगे, उनकी कौन होंगी? जो उनके घर बेटियां होंगी और जो उनकी माँ होंगी, उनका भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। घरेलू हिंसा। वर्ष 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ का और अधिक व्यापक बना दिया। मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने, ये वो बात है कि जैसे घर पे औरतें होती हैं और मर्द क्या करते हैं, उन पे हिंसा करते हैं, मतलब मारते पीटते हैं, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया था? 2006 में कानून लागू किया था, घरेलू हिंसा वाला। ठीक है। रोजा पार्क्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजा पार्क्स नामक महिला ने 1955 में, ध्यान दीजिएगा कितना एक कहानी बता रहा है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वो कहानी उठ करके आ जाती है कि रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी जिसने 1955 को श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपना सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। मतलब कि एक श्वेत व्यक्ति था वो, मतलब इससे पहले महिला थी और ये महिला क्या कर रही थी, उसमें सफ़र कर रही थी और ये ब्लैक थी। देखिए अमेरिका जैसे, जो हमने बोला ना कि चौधरी बनता है, वहाँ पे भी भेदभाव था। मीन्स क्या कि ये अब सीट पर बैठी हुई थी, कोई क्या आया, कोई सफ़ेद व्यक्ति आया, श्वेत व्यक्ति आया, और उसने कहा कि सीट दो हमको। इसने उठने से मना कर दिया, हम भी बैठे भाई, हम भी बराबर हैं। तो इसके फलस्वरूप मतलब बहुत सारे विवाद हुए थे, उस पर बहुत सारे विवाद हुए थे। तो 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। अमेरिका में क्या किया गया? 1964 में नागरिक कानून अधिकार पारित किया और वहाँ के सभी भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया। मतलब समझिए 1964 तक ये चीज़ें थी उनके पास। हमारा देश आज़ाद हो गया उनके बाद 1955 में ये भेदभाव हुआ था। मतलब 1964 तक, मतलब समझिए इस चीज़ को जी। इस समय हमारे यहाँ कौन प्रधानमंत्री थे 64 में? लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय की बात है। इस समय क्या हुआ था, ये जाकर के तब जाके ये लोग उस भेदभाव को ख़त्म किए। ख़त्म क्या हुआ है, अभी आप लोग सुने होंगे साल 2 साल पहले किसी कैसी घटना हुई थी, एक काले व्यक्ति को कैसे करके मारा गया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी ख़त्म हुआ। अब आइए चैप्टर 5 की तरफ। न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है, राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। देखिए न्यायपालिका ये बता रहा है कि न्यायपालिका, देखिए एक एक चीज़ की समझ तो हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि समरी है और जल्दी ख़त्म भी करना है। और ये समरी है जो इम्पोर्टेंट, वो बता रहे हैं कि जो आपकी बुक में लिखा है कि न्यायपालिका क्या कर सकती है, इसकी शक्ति बता रहा है। न्यायपालिका राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। मतलब दो राज्य हैं, हमने कहा था ना कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी? न्यायपालिका। राज्यों के बीच किसी बात को, किसी नदी और उसके पानी को लेकर के विवाद हो रहा है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी और क्या करेगी कि वो अपना फैसला दे सकती है। न्यायपालिका को यदि ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। मीन्स कि अगर लगा, न्यायपालिका को ये लगा कि सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, हमने कहा ना सर्वोच्च शक्ति क्यों संसद के सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि अगर उसको लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार ने जो भी कानून बनाया है वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, कि संविधान में जो बातें मूल ढांचे में बताई गई अगर उसके विरोध चीज़ें जा रही हैं, तो उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। ठीक है। और इसको क्या कहा गया है? इसको न्यायिक समीक्षा कहा गया है। इसको न्यायिक समीक्षा कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है।
देखिए हमने कहा ना कि गिन चुन के कुछ अनुच्छेद की बात करेगा। देखिए डायरेक्ट अनुच्छेद 21 की बात किया है कि आपसे पूछता है उसमें आपसे कि जीवन का अधिकार हो गया, प्राण एवं जीवन का अधिकार, ये किस में आते हैं? सारे के सारे आते हैं आपके जीवन का मौलिक अधिकार, हाँ 21 में, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल, मतलब स्वास्थ्य से लेकर के जीवन से लेकर खाने पाना हर एक चीज़ को लेकर के किस में आता है? सारे के सारे जीवन का अधिकार। और आर्टिकल 21 हमने कहा जो इम्पोर्टेंट है वही है, देखिए 21 में, ठीक। अदालत, भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होंगी। हमने न्यायपालिका का बताया ना, तो 3 स्तर कौन कौन से? देखिए 3 स्तर पे होंगी, कौन कौन सी? निचले स्तर पर, जो निचले स्तर पर अदालत होती हैं ये बहुत सारी होती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक आपका दीवानी कोर्ट होता है, देखते हो ना, तहसील पे फौजदारी होता है, तो ये तो छोटी छोटी हैं। लेकिन किस कैसे कैसे स्तर होंगे उसके बारे में बता रहा है। सबसे उच्च स्तर पर केवल एक अदालत होती है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट होगा आपको जो सबका मतलब सब सर्वे सर्वा होता है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आपके हर स्टेट की एक क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये 3 स्तर पे अदालतें होंगी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी छोटी छोटी अदालतें होती हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय वही बता रहा है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में, मतलब जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। प्रेसिडेंसी मतलब कि अंग्रेज़ों ने अपने अधीन इन तीनों को सबसे ज़्यादा अपने अधीन किया था। उसमें कौन कौन से थे? एक कलकत्ता था, एक बम्बई था और एक मद्रास था, ठीक। देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं, मतलब कि 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस समय बता रहा है कि देश में 21 उच्च न्यायालय। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, एनसीईआरटी में 21 लिखा है तो 21 ही लगाना है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 24 हो गई है। अब उस समय था 21 जब वो चीज़ें हुई थी, लेकिन अब 24 कह रहा है तो 24 लगाना है। हमने आपसे कहा कि अगर वो 25 लिखा, मान लीजिए वो 23 लिखा होता, तो एनसीईआरटी में लिखी है तो हमको 23 ही लगाना है। आपको ऑप्शन मिलेगा 23 का, ऐसा नहीं एक नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 24 लिखा है तो हम 24 लगाएंगे। दिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है उसका गठन कब हुआ था? 1966 में। पंजाब हरियाणा एक साथ उच्च न्यायालय हैं। देखिए हमने कहा हर राज्य की अपनी तो एक क्या होगी? उच्च न्यायालय होगा, मतलब क्या? हाई कोर्ट होगा। बट पंजाब और हरियाणा जो है इनके क्या है? कॉमन हाई कोर्ट हैं, जो कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? चंडीगढ़ में है। और ये दोनों वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पंजाब का भी काम चलता है और हरियाणा का भी काम चलता है। दीवानी कानून हमने बताया ना, अभी दीवानी कानून में हम ज़मीन की बिक्री, जो हमारी ज़मीन से रिलेटेड होता है, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद को शामिल करते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद हो रहा है, ज़मीन को बेचने, खरीदने, किराया, फिर तलाक हुआ, सारे कहाँ जाते हैं? सारे के सारे दीवानी कानून में आते हैं। चोरी दहेज, अगर उसी, देखिए अब चोरी हो गया, देखिए तलाक किस में आएगा? तलाक एक सही तरीके से माना गया है, एक सही तरीके से मतलब कि घरेलू हिंसा के कारण सही है ना, कि नहीं बन रहा है तो भाई आप लोग अलग अलग हो जाओ, तलाक ले लो। तलाक को ये लोग दीवानी कानून मानते हैं। लेकिन चोरी दहेज, औरत को तंग करना, मतलब अब देखो अभी तो क्राइम होगा। तलाक देना क्राइम नहीं है, क्या क्राइम हो? देखिए, क्योंकि वो आप दोनों लोग मर्जी से कर लिए तो क्राइम नहीं है। और देखिए चोरी दहेज मतलब क्या? चोरी दहेज मतलब चोरी किया, दहेज की आपने डिमांड की, ये क्राइम हो गया। औरत को तंग किए, मारे पीटे, वो क्राइम हो गया। हत्या की, वो क्राइम हो गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? फौजदारी कानून। तो ये सारी चीज़ें, देखिए क्वेश्चन बनता है, आपको दे देगा कि फौजदारी कानून में कौन कौन शामिल होंगे। इनमें से कोई 3 देगा और इनमें से कोई 1 दे देगा, ठीक है। ये ध्यान देना पेपर के समय, क्या चीज़ इसमें से कोई दे देगा कि दीवानी कानून कौन सा नहीं है, तो क्या करेगा? 3 इनमें से दे देगा और इसमें से एक औरत या दहेज या कोई ऐसा दे देगा। ध्यान दीजिएगा, तलाक को डाला गया है दीवानी में, ठीक। और चोरी दहेज को किस में डाला गया है? चोरी दहेज को डाला गया है किस में? चोरी दहेज, औरतों को तंग करना, जिसमें मतलब हिंसा हो, जिसमें क्राइम हो, जिसमें ऐसा नुकसान हो, वो आ जाएगा दहेज में। अब आप कैसे, बस ऐसे समझ लीजिएगा कि जो दीवाने लोग होते हैं शादी के बाद खुश नहीं होते हैं, वो किसी और के दीवाने होते हैं, तो वो लोग क्या कर लेते हैं? तलाक। तो इसलिए दीवानी कानून में तलाक। देखिए आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब दिया सर्वोच्च न्यायालय। वर्ष 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था को विकसित किया। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय, अब तक हम लोग पढ़े थे उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट के बारे में, अब है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे ऊंचा न्यायालय, मतलब कौन सा?
सुप्रीम कोर्ट। इसने 1980 के दशक में, मतलब 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका मतलब कि PIL की व्यवस्था को विकसित किया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। मतलब कि एक आदमी क्या करेगा, अपनी किसी बात को लेकर के, किसी शिकायत को लेकर के वो कोर्ट को क्या भेजता है, एक PIL लगा के भेज देता है। अब क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी, मतलब कि जो पत्र भेजे हैं या तो कोई तार मतलब पहले के लोग इसको तार बोलते थे, जो हम लोग आज पत्र मतलब है ना कि पत्र की तरह वो भी लिख करके भेजा जाता था, तो पुराने लोग इसको क्या कहते थे कि तार आया है, तार आया है, ठीक है। तो इसको भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, देखिए अभी हुआ था ना अनुच्छेद 21 वाला जीवन का अधिकार, कि जीवन का अधिकार में भोजन का अधिकार हमने उसी समय बता दिया था कि इसमें भोजन का अधिकार शामिल है, यहाँ भी लिखा है, ठीक। हमारी न्यायपालिका व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, बताए हैं हम, फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बताए हैं, और लास्ट में है जिला न्यायालय। 3 स्तर पे, तीनों स्तर बताए। मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें बताया है कि अगर आपको किसी भी रीजन से गिरफ्तारी हो रही है तो अनुच्छेद 22 आपको यह प्रावधान देता है कि वो किसी भी वकील के जरिए आपको एक वकील मिलेगा और अपना बचाव करने के लिए आप वकील को रख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपका अध्याय 5 भी समाप्त हुआ। अब आइए अध्याय 6 पर, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए हमने कहा था ना पिछले चैप्टर में कि अनुच्छेद 22 में हमें वकील करने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक। यहाँ दीजिए कि अनुच्छेद 39 में 39 के ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। मतलब कि वो सरकार के ऊपर सौंपा गया है कि गरीब या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। मतलब कि ये सौंपा गया है कि अगर कोई गरीब है या किसी भी रीज़न से अगर वो वकील नहीं रख सकते तो सरकार उनके लिए क्या करेगी, एक वकील मतलब जो सरकारी वकील का प्रावधान करेगी। मौलिक अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार के बारे में बता रहे हैं कि मौलिक अधिकार मतलब क्या है, इसका जो अनुच्छेद 22 है इसमें ये बता रहा है कि फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार, वही चीज़ है ना, बताएं कि उसकी कि अगर किसी को कोई फौजदारी कानून के अंतर्गत कभी पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रहा है तो उसको ये अधिकार नहीं पूछते हैं कि कहते हैं ना कि यू आर अंडर अरेस्ट, मूवी देखे होंगे तो लोग पूछते हैं ना काउंटर क्वेश्चन कि किस जुर्म में, मतलब कि उनको ये अधिकार है जानने का कि किस कारण से उनको अधिकार की जा रही है। और गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर, मतलब आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने हमको पेश करना पड़ेगा, ठीक। ये वो लोग उससे अधिक आपको नहीं रख पाएंगे। हाँ, और जाने आने में जो टाइम लगेगा उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। दुर्व्यवहार, गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। मतलब कि अगर वो आपको गिरफ्तार किए गए हैं तो लेकर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कुछ भी करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको आपको न पीट सकते हैं न, वो अलग बात है कि वो लोग कर देते हैं लेकिन इसका अधिकार उनको नहीं है, ठीक है। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना दे तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कि पुलिस हिरासत में ले ली है, अब हो सकता है कि किसी कोई करप्ट पुलिस वाला हो या मारपीट करके या किसी भी तरह से पैसा रुपये लेकर के उसने कोई बयान उगलवा लिया और वो सोचे कि उस बयान को लोग सरकारी बयान के रूप में न्यायालय में पेश करेंगे, वो न्यायालय उसको मान्य नहीं करती है। व्यक्ति जो न्यायालय के सामने वहीं पे खड़ा होकर के बोलेगा उसी बयान को वो मानेगी या नहीं मानेगी, ये किसके ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। इसमें ये कहा है कि अगर किसी की उम्र 15 साल है या अगर कोई महिला है तो उनसे सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए थाने में पुलिस नहीं बुलाएगी, इसके लिए रियायत दी गई है। दिशा निर्देश, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ दिशा निर्देश और तय किए हैं। मतलब क्या कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना है, हिरासत लेना है, कि पूछोगे उससे, इसके लिए कुछ क्या करेंगे, आपको कुछ दिशा निर्देश और नियम किसने बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है। दोस्त या संबंधी, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तार के 8 से 12 घंटों के भीतर इसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए।
कहने का सेंस ये है कि अगर आपको गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक, अगर आप किसी और ज़िले में हो, कहीं और पे हो, और आप अपने घर से दूर हो, अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से दूर हो, तो ये पुलिस का काम है कि आपको गिरफ्तार करेगी। फिर मान लीजिए घर के लोग परेशान, उनको पता नहीं है क्योंकि आपका मोबाइल वगैरह सब तो उनके पास हो गया। तो पुलिस का ये दायित्व है कि 8 से 12 घंटे के भीतर वो आपके परिवार तक ये खबर पहुंचवा देगी कि आपको गिरफ्तार किया गया है और इस जगह पे किया गया है। आश्वासन, हाँ, मतलब इसमें ये आश्वासन बताया गया है कि अनुच्छेद 21 में आपको जो जीवन का अधिकार मिला है, इसका प्रावधान भी सरकार करेगी, आपको मरने नहीं देगी भूख प्यास से। आपको मोबाइल है, आपको डाटा है, आपका हवा पानी है, इसके अधिकार को आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसका अधिकार आपको मिला हुआ है। और इस तरह से आपका अध्याय 6 भी समाप्त हुआ। अब आइए अगले अध्याय की तरफ। इसका नाम है हास्याकरण की समझ। देखिए, हास्याकरण के बारे में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है। पहले इसको बताया गया है आदिवासी के बारे में। देखिए, आदिवासी हम लोग कहते ही हम लोग के दिमाग में क्या पैदा होता है? आदिवासी कहते हम लोग के दिमाग में तुरंत क्या जन्म लेती है कि आदिवासी मतलब कि छाल पहने होंगे, जंगल में होंगे, भाला लिए होंगे, बहुत सारे वो तरह तरह के वो चेहरे पे वो लगाए होंगे। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, थिंकिंग गलत है। हम लोगों ने उन लोगों के बारे में पूर्व धारणा बना ली है। हम लोग उनको गंवार समझते हैं, जंगली समझते हैं। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक समाज होता है, वो लोग उसी के साथ खुश हैं। हम लोग के पूर्वज भी पहले वही थे, ठीक है ना। जिस तरह से जिसको डेवलपमेंट होता गया उनके अकॉर्डिंग वही सही है। सब मान लो कि सब लोग डॉक्टर ही बन जाए तो फिर दूसरा कुछ कौन बनेगा? सब लोग मास्टर ही बन जाए, सब लोग मतलब पुलिस ही बन जाए। कहने के मीन्स इसी कि सबका अपना अपना एक आयाम होता है, समाज होता है, ठीक है। देखिए, भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह है। पहला क्वेश्चन बनेगा कितने हैं, तो क्वेश्चन में दिखेगा आपको कि 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह है। भारत की आबादी का लगभग 8% ये है कि भारत में आदिवासी कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत है, तो लगभग 8% आपके ऑप्शन में रहेगा। हमने कहा था ना कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी शब्द जो होता है इसका मतलब अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी मतलब आदिवासी मतलब आदि समय के वासी। आदि मतलब अनंत समय के वासी जो हैं उनको हम कहते हैं मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। जनजातियाँ, अब जनजातियाँ क्या होती हैं? अकेले उड़ीसा में केवल 60 से ज़्यादा जनजातियाँ, मतलब उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर 60 से ज़्यादा जनजातियों का समूह रहते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी तरह के उदाहरण हैं। ये इनकी परंपरा का उदाहरण है। मतलब कि उड़ीसा का जो जगन्नाथ पंथ है, आप लोग जगन्नाथ मंदिर का नाम सुने होंगे, जगन्नाथपुरी का नाम सुने होंगे, वहाँ का एक पंथ है जगन्नाथ पंथ। और बंगाल व असम की शक्ति, बंगाल व असम में शक्ति एवं मतलब कि बंगाल में शक्ति और असम में तांत्रिक परंपरा, ये इन यहाँ के उदाहरण हैं। आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों में अपनी ही भाषाएं रही हैं। मतलब जो आदिवासी होते हैं वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। मतलब जो आदिवासियों की भाषाएं हैं ना वो बिल्कुल अलग है। हम लोग जैसे हिंदी है, कितना बदला है, संस्कृत हुआ, पाली हुआ, प्राकृत हुआ, आगे बढ़ा, अपभ्रंश हुआ, हिंदी हुआ। कहने का सेंस ये है कि उतनी पुरानी भाषा का प्रयोग ये लोग आज भी कर रहे हैं जब संस्कृत थे, ठीक। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इन भाषाओं ने, मतलब जो आदिवासियों की भाषा, इन्होंने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को, मतलब कि जो उधर ही जब आदिवासी हैं तो वहीं की भाषाओं को प्रभावित करेंगे, ज़्यादातर उधर हैं तो, ठीक। इनमें संथाली का आप नाम सुने होंगे। संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब कि संथाली आप लोग सुने होंगे, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप क्लास 8 की, संथाल जो आदिवासी हैं इनका आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी के अबाउट में, हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। तो जो संथाल थे ये लोग सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है, ठीक है। और कहाँ थे हम लोग? उकनी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकालती है। इसमें उकनी करके एक जनजाति है, वो अपनी पत्र पत्रिकाएं निकालती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद है। मतलब जो संथाल है सबसे ज़्यादा ये लोग बोलते भी हैं और इनकी ये अपनी एक पत्र पत्रिकाएं इनकी निकलती हैं और इंटरनेट पर भी इनकी पत्रिकाएं आपको मिल जाएंगी। चाय उद्योग,
भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। मतलब भारत का जो चाय उद्योग है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? असम में होता है, और इनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर यह खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। किनके बूते हो पाया है? आदिवासियों के बूते हो पाया है। और आज असम में 70 लाख आदिवासी लोग हैं, ठीक है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। कहने का सेंस यह है कि जो मॉरिशस है, जो कैरिबिया जगह है, और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कि जो झारखंड है, ये लोग कहाँ जाते हैं? मॉरिशस की तरफ जाते हैं, कैरिबियन की तरफ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। कौन जाते हैं? झारखंड और आसपास के जो आदिवासी हैं। कब से? 1830 के दशक से ही, ठीक है। आगे ज्ञान संपदा। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ जो हैं वो गोंद, रेनिन और डाई के तौर पर, 500 प्रजातियाँ रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब उसमें से जो 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं आदिवासी, उनमें 8,000 तरह की गोंद हैं, 550 प्रजातियाँ रेशों बनाई जाती हैं इसकी, रेजिन और डाई की, 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ये जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी ख़त्म हो जाती है। मतलब कि जब ये लोग वन में रहते हैं, वन में जीते हैं, और जब ये लोग किसी भी रीजन से, सरकार द्वारा या किसी भी हस्तक्षेप के द्वारा जब ये लोग वहाँ पे अपना अधिकार छोड़ देते हैं तो इनकी वो जो ज्ञान होती हैं चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। मतलब इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें, इन लोगों को ज्ञान होता है हर एक जंगल के, हर एक पौधे के बारे में। सर्वेक्षण। अभी वर्तमान में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी ही थे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं, कि जब ये हुआ ना, सर्वे हुआ, तो उसमें पता चला कि जो आंध्रा का एरिया है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, ये 79%, मतलब कि अगर इसमें 100% जितने भी लोग गए हैं उनमें से हर 100 में से 79 आदमी जो था वो आदिवासी ही था जिसने यहाँ से माइग्रेट किया है। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं। अब राष्ट्रीय पार्क बता रहा है कि 54 थे राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 372, और राष्ट्रीय पार्क कितने? 54। इनका कुल क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है कि 1,09,652 किलोमीटर इनका क्या है? क्षेत्रफल है। ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाकों में 45%, मतलब कि जितने भी आदिवासी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जैसे मान लीजिए जो गोंड हो गए, ये भी आपके आदिवासी हैं। ये क्या थे कि ये जो होते हैं ग्रामीण में, इनकी जितनी संख्या है उनमें से 45% लोग क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। और 35% जो शहर में रहते हैं, जितने आदिवासी हैं उनमें से 35% शहर में होते हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। दिया है कि 2001 में जो जनगणना हुआ था कि भारत में आबादी में जो मुसलमानों की संख्या थी उस समय वो 13.4%, जितने लोग थे भारत में उसमें से 13.4% मुसलमानों की आबादी थी। और 2005 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति का जायजा लिया। मतलब कि छोड़िए इससे, मतलब आपका वो एग्ज़ाम से इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं या स्कूल छोड़ चुके हैं। मतलब क्या ये कह रहा है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट ने उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो 25%, मतलब उनमें से जितने हैं कि हर 100 में से 25 लड़का वो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, या फिर वो अगर गए भी हैं तो स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक आर्थिक समुदाय के मुकाबले संख्या बहुत बड़ी है। मतलब कि अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए और या आर्थिक तौर पर कोई समुदाय को अगर हम बात किसी भी चीज़ के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार होते हैं, लेकिन इसके आधार की बात करें तो ये किस आधार पे कि अगर हम सामाजिक पे देखें कि कौन गरीब है, अमीर है, आर्थिक आधार पर देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी है। जो जिन्होंने क्या किया है, जो छोड़ने वाले हैं, जो अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करें ये पढ़ने वाले और छोड़ने वाले हैं, तो उसमें छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
सच्चर समिति ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों का सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मतलब कि नहीं होता है कि सोसाइटी में ऐसा एक सेटअप किया जाता है कि हम ये सोचें वो सोचें, उसके बारे में बताया कि लोग जो गलतफहमी रहते हैं। तो सच्चर समिति ने जब इस पर किया कि उन्होंने सर्वे किया कि कितने मुसलमान के बच्चे वहाँ पे हैं मदरसे में और कितने थे, तो उनमें से हर 100 में से 4 बच्चा मदरसों में जाता था। ठीक है, मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी स्कूल में हैं और 30% जो हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में हैं। तो चलिए ये अध्याय भी समाप्त हुआ, बातें हैं अगले अध्याय पर। हाशियाकरण से निपटना। हमने कहा था ना हाशियाकरण के बारे में, वो चीज़ें आदिवासी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ये सारी चीज़ें पीछे बताई गई। अब आपको बताएंगे हाशियाकरण क्या है और इससे निपटना कैसे है। इसमें कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं उनको हम उठा रहे हैं। जब आप बुक को पढ़ोगे ना, जब बहुत ज़्यादा, अभी तो एग्ज़ाम सर पे है ना, तो बहुत ज़्यादा जब टाइम रहता है तो सारी चीज़ों को क्लियराइज आपको स्टोरी जैसे बुक के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपको पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी है। तो दिया है संविधान का अनुच्छेद 17 में जो भेदभाव था, छुआछूत, चाहे किसी भी समाज के प्रति हो, निम्न वर्ग उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग उच्च वर्ग तो हमने न सेटअप किया है। ऐसा थोड़े ना था कि निम्न वर्ग कह देने से हम निम्न हो गए और उच्च वर्ग कर देने से आप उच्च वर्ग हो गए। कहने का मतलब है कि वहाँ पे छुआछूत नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 17। देखिए अभी तक कितने अनुच्छेद आए हैं तब से, केवल 2, एक 21 आया, एक 17 आया, बस देखते जाइए। संविधान का अनुच्छेद 15, ये दूसरा अनुच्छेद आया है, तीसरा आया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 ये कहता है कि हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे? कि किसी के साथ कि वो इस धर्म का है, धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, किस नस्ल का है उस आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर कि लड़का है कि लड़की है, जन्म स्थान की तुम यहाँ पर पैदा हो तुम यहाँ, इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 15। सोयबाई करके एक वो है कि काया है दूषित कहना है, काया है दूषित कहना है, उनका और केवल आत्मा है बेदाग। ये कविता के बारे में बताया है कि महाराष्ट्र के विख्यात सोयबाई द्वारा लिखी गई है। मतलब कि इन्होंने एक कविता लिखा था कि आत्मा है बेदाग, काया है दूषित काया है। मतलब क्या कि काया मतलब होता है कि शरीर, कि हमारा शरीर काया है, और दूषित कहना है उनका कि हमारा जो काया है यह दूषित है। ठीक, आत्मा है बेदाग, लेकिन आत्मा जो है वो बेदाग है। सोयाबाई करके थी, ये महार जाति की थी, इसी जाति के आपके भीमराव अम्बेडकर भी थे। और उस समय महार जाति अछूत मानी जाती थी। आप भी जानते हो, अम्बेडकर साहब के बारे में जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ आप जान जाओगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। ये जो कबीर दास थे, कबीर के बारे में बताया, कबीर जो थे 15वीं सदी के कवि थे। 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोख मेला है। मतलब 15वीं सदी के कबीर और चोखा मेला का जो आपके एनसीईआरटी में वर्णन किया गया, ये 14वीं सदी के थे। अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में इनकी रक्षा करती है। मतलब 1989 का एक अधिनियम आया है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अत्याचार जो होगा तो इनको उस पर रक्षा करिए लोग, उसके उस अधिनियम के तहत जा करके मुकदमा वगैरह दर्ज करा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेयर्स 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एंड 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। मतलब आपको शायद पता हो तो पहले क्या होता था कि जो कैसे बताएं कि जैसे लैट्रिन का सिस्टम है ना आज, तो उस समय क्या था कि ऐसे कि हमने खुद देखा है, ये 1993 में ख़त्म हुआ ना, हमने 2010-12 के आसपास देखा था। हम अपने मामा के यहाँ जब भी जाते थे तो वहाँ पे एक बाड़बंदी की गई थी ईंटे से, और उसके अंदर जा कर के मतलब लोग जाकर लैट्रिन पे खाना करते थे। और वहाँ पे एक आती थी, जो भी हो गरीब वरीब जो भी वो आ करके वहाँ से मैला को उठा करके, और वो मतलब अपने, देखिए कहने में कितना गंदा लग रहा है, सोचिए वो उस चीज़ को फेस करती थी। वो उठा करके अपने जो भी लेकर आती थी उसमें और लेकर उठा करके ले जाकर वो फेंकती थी। मतलब सुन के कितना मतलब घिनौना लग रहा है। सोचिए कि ये लोगों ने ये ज़िंदगी जिया है, ठीक है ना। तो इस जो अधिनियम दिया गया है कि 1993 में अधिनियम आया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स से पारित किया गया। इस पर अब सिर्फ मैला उठाकर और सूखे शौचालय के जो होते थे इनके निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई है सरकार के द्वारा।
सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनके लिए मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। 2003 में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि उनके लिए मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक संबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। किसके लिए? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को 2003 के अकॉर्डिंग कि आपको सफाई कर्मचारी के लिए क्या करना है, मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक संबद्ध कार्यक्रम आपको तैयार करना है। अब आते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी और नेता मान्यता 2006 पारित किया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी के लिए कि अधिकार की मान्यता के लिए अधिनियम कब पारित किया? तो 2006 में पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कब वो किया था सफाई कर्मचारी वाला? 2003 में किया था। वो जो लैटरिन का सफाई वाला पाबंदी था 1993 में हुआ था। ठीक। अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था? 1989 में आया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 15 समानता, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चोखा मेला 14वीं सदी के कवि थे, 15वीं सदी के कवि कबीर थे। ठीक है, और इसी के साथ आपका 8वां अध्याय भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम 9वें अध्याय पे। ठीक है, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ। आप लोगों को पेशेंस बनाए हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। मतलब ये जन सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि हमने बताया था ना कि जीवन का अधिकार, उसके अंतर्गत पानी का जो अधिकार है उसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत डाला गया है। भारतीय संविधान के में 6 से 14 वर्ष की, याद करिए कि साक्षर समिति ने क्या कहा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें से हर 100 में से 25 बच्चा क्या है, या तो स्कूल गया नहीं है या तो उसने स्कूल को छोड़ दिया है। तो सरकार ने क्या किया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी बच्चे हैं कि इनको शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। पोर्तो एलेग्रेज ब्राज़ील एक शहर का नाम है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। मतलब कि ये शहर में ये सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे होता है ना, गरीब के बच्चे हैं जल्दी, मतलब स्वास्थ्य का अभाव है, खाने पीने का अभाव है, तो उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बट यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ बच्चों की शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर निगम जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। यह सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कहाँ से पनपती हैं? जल के द्वारा। तो ये कह रहा है कि नगर निगम जो जल विभाग है यहाँ का, इन्होंने क्या किया है, सभी के लिए स्वच्छ जल का इंतजाम कर दिया है। अब इसके ज़रिए बहुत सारे मृत्यु दर कम हो गए हैं। मतलब जल कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए वो बता रहा है। इसलिए मतलब जन सुविधाएँ सरकार कैसे करती हैं वो बता रहा है। ठीक। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। मुंबई का जो रेलवे है ये सार्वजनिक प्रणाली है। मतलब ये आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो, फिर भी हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। दुनिया का सबसे ज़्यादा घना यातायात मार्ग कहाँ का है? मुंबई का है। यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरी जगह, मतलब कि जो मुंबई का लोकल रेलवे वगैरह है यह डेली 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर से रहने वाले शोर भी काम ढूंढने आते हैं। मतलब क्या? मतलब कि 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में इसका रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ पे मुंबई में आते हैं। आप खुद जानते हो, आपके गांव से भी आधे से अधिक लोग जो काम करने के लिए बाहर गए होंगे इंडिया में, वो लोग आधे से अधिक लोग मुंबई में ही होंगे। स्वच्छता सुविधाएँ 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। मतलब कि जो पेयजल की सुविधा है भारत 2001 के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ था, मान लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग बता रहे एनसीईआरटी में, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग देखना है ना। क्या दे रहा था कि 68% जो परिवार थे 2001 के अकॉर्डिंग उनके पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 36%, मतलब कि पेयजल तो 68% लोगों के पास है, बट जो घर के अंदर शौचालय बनवाना हुआ या फिर स्वच्छता की संबंधित सुविधाएं हुई, ये मात्र 36% लोग ही ऐसा कर पाए हैं। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि एक होता है ना NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात कर रहा है कि ये
सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न वर्ग के लोगों के सामने, मतलब जो निम्न वर्ग के लोगों को माना गया है कि ये लोग निम्न वर्ग के हैं, जैसे गरीब हैं, छोटे छोटे बिरादरी माना गया है जिनको, वो लोग, उनको क्या कर रहा है, ये स्वच्छता के निपटने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। कौन? NGO। इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। मतलब गरीबों के यहाँ, निम्न जाति लोगों के यहाँ NGO जो क्या कर रहा है, ये 75,000 से ज़्यादा शौचालय उनके क्षेत्र में बनवा दिया है, ताकि स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी उनको समस्या कम से कम हो। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। मतलब 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 44% ग्रामीण घरों में क्या हो चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है। कि लगभग, इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये पेपर में आएगा भी। अब NCERT में 2001 का जनगणना लिखा है तो पेपर में 2001 का ही आएगा, मत सोचिएगा कि 2011 का आएगा। तो अगर वहाँ खुद दिया रहेगा तो वहाँ पे दे लगेगा 7 करोड़ 80 लाख घर अभी भी बाकी हैं 2001 के अकॉर्डिंग। अब वो चीज़ें हो रही हैं कि सबको बिजली मिल जाए, घर घर बिजली। बहुत सारी इसके लिए योजनाएं भी आप सुने हो कि आई हुई है। ठीक। पानी की किल्लत, चेन्नई में पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में। मतलब चेन्नई जो जगह है यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। NCERT में 4 शहर दिया रहेगा, वहाँ पे पूछ देगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो चेन्नई आप लोग ढूंढ लेना। ठीक है। ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। ये आपका अंतिम अध्याय है, इसके साथ आपका ये समरी भी ख़त्म हो जाएगा। कानून और सामाजिक न्याय। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, हमने उस समय आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बताए थे ना हथकरघा टाइप का, कि वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ कपड़ा मिल की बात कर रहा है कि बिजली से चलने वाले करघे थे, जो मशीनें थी, उनका कंपटीशन बढ़ा। 1980 और 90 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए। कंपटीशन ऐसा बढ़ा कि जो छोटे मोटे होंगे या किसी भी रीजन से क्या हो गए होंगे, 1980 और 90 में कपड़ा के मिल बंद हो गए। फिर दे रहा है कि 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। समझ रहे हो इसका मतलब आप? मतलब कि 2001 के अकॉर्डिंग 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, वो जो लगभग, जिनकी संख्या लगभग 1.2 करोड़ हैं, ये विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। मतलब इनमें वो भी बच्चे हैं जो खतरनाक है, जैसे माइन का काम हो गया, वो उसमें है ना कि 14 से नीचे के बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए, 18 से नीचे वालों के साथ ये, मतलब कि कारखानों में, कल कारखानों में आप इन बच्चों को, 14 से कम बच्चों को नहीं रख सकते हो आप। ये सरासर गलत है। और यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो 6 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल के कम बच्चों को घर, ढाबों या रेस्तरां में चाय की दुकान में प्रतिबंध लगा दी है। हमने बताया ना कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको घर पे, ढाबों पे, जैसे घर में लोग नहीं भेज देते हैं कि जाओ नौकर का काम करो, ढाबे पे जाते हो आप लोग चाय पीने, तो छोटू चाय लाना। समझ रहे हो बात को, कि वो छोटू की ये नहीं आप देख रहे हो कितनी कम उम्र का है। मतलब कि यहाँ पे मजदूरी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून का उल्लंघन, अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो 3 से 2 साल की सज़ा हो सकती है। मतलब उसे 2 से 3 साल की सज़ा हो सकती है, या उसके साथ वो मामला संगीन देखा जाएगा, तो सही कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, या और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कानून के पारित होने के 1 साल के बाद 2007 में, मतलब 2006 में ये पारित हुआ। 74% घरेलू बाल मजदूर 16 साल से कम के हैं। बात समझ रहे हो आप, कि कानून के पारित होने के 1 साल के बाद 74% घरेलू बाल मजदूर 16 साल से कम के हैं। मतलब कि 16 साल के अंदर ये चीज़ें आ गई, मतलब 1 साल के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिली। भोपाल दुनिया का ऐसा सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। आप लोग सुने होंगे कि भोपाल में 1984 में एक घटना हुई थी, जिसमें क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो था, जिसको मिक गैस कहा जाता है, वो रिसा हुआ था। और वो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही भीषण, बहुत लोगों की जानें गई थी, बहुत खतरनाक वो गैस थी। 2 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी थी, जब बहुत ही जहरीली गैस होती है। 3 दिन के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। ये ऐसा था। सुरक्षा प्रशिक्षण।
1980 से 1984 के बीच मिक्स यंत्र कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मतलब ये बता रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें का नज़रअंदाज किया गया था, जिसके कारण एक चीज़ें हुई थी। मतलब 80 से 84 के बीच में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिक गैस था, उसमें जो काम करने वाले थे उनकी संख्या को जो 12 थे उनसे घटाकर 6 कर दी गई। अब लापरवाही यहाँ हुई, संख्या को कम कर दिया गया। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। देख रहे हो आप, कोई भी बड़ी घटना के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ लापरवाही होती ही है। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। मतलब जो रात में, ध्यान दीजिएगा, जो रात में मजदूर होते थे, रहते थे, उनका पाली को ही ख़त्म कर दिया गया था। मतलब कितने सारे लापरवाही किए गए थे। और वो लीक जो हुआ था गैस, वो रात में ही हुआ था। सुबह तक पता होते होते चीज़ें बहुत भयंकर रूप ले ली थी। ठीक, अब आप जाओगे ना किसी कंपनी में ऐसे केमिकल, तो आप खुद इतना सेफ्टी का वहाँ पे दिखा जाता है, इतना सेफ्टी ना कि सेफ्टी के कारण बहुत सारी घटनाएं बच भी जाती हैं। ठीक है ना। तो उस समय इसको बहुत सारे नज़रअंदाज कर दिए गए थे। क्या चीज़ को? इसके घटना को। ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दिया गया है। क्लियर हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, मतलब सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जीवन का अधिकार, इसे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। मतलब आपको जो अधिकार मिलेगा जीवन का, इसमें आपको मुक्त हवा पानी भी मिलेगा। और ये किसके पीछे विवाद था? ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ध्यान दीजिएगा, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे के दौरान हुआ था। पर्यावरणीय प्रदूषण, गाड़ियों से जो उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जितने भी गाड़ियों से, कल कारखानों से जितने भी धुआं निकलते हैं, ये पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंपनी नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करें। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि ठंडी के दिनों में भी, अब जैसे दिवाली गुजरी ना, तब देखोगे कि, और जब जैसे जैसे कुहासा बढ़ता जाएगा, आप देखोगे इतने ज़्यादा प्रदूषण। मतलब अभी आप रैंकिंग देखते होगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो कि दिल्ली का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, मतलब ये जगह है, टॉप 5 में दिल्ली आती है। मीन्स ये है कि इतना ज़्यादा प्रदूषित है। तो केंद्र सरकार ने, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कब का, 1998 में, कि आपको, मतलब दिल्ली में डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनको नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करने को उसने आदेश दिया था। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टून बनाए हैं। मतलब कि अगर आपके पेपर में आ जाए कि आर के लक्ष्मण कौन थे, तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए। मतलब 1949 में संविधान बना था, तो उसमें जो भी सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपने स्वास्थ्य के अधिकार के बात को कहा था। संविधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन भावना के स्तर पर निश्चित रूप से मौजूद थे। समझ रहे हो आप इसका मतलब? उन्होंने ये बात कहा था स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दे, कब? जब संविधान सभा बन रही थी। लेकिन ये लिखित रूप से संविधान में नहीं है, लेकिन भावना का स्तर पर निश्चित रूप से मौजूद, मतलब कि उन लोगों की भावनाएं थी, और इस तरह से संविधान को लिखा गया है कि वहाँ पर स्वास्थ्य को रखा गया है। और इसकी बात जब आप संविधान को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसका झलक देखने को मिल जाती है। मतलब भावना वैसी थी। तो अगर आपको पेपर बने कि क्या स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे क्या चीज़ है, आपके इसमें संविधान में लिखे गए हैं, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं लिखे गए हैं, पर उनकी जो भावना उसमें थी, यही सारी चीज़ें थी, बतानी थी। और इसी के साथ आपका क्लास 8 का पूरा पॉलिटी ख़त्म हो गया। आप देख रहे हो कि शुरू में हम कितने एनर्जी में बोल रहे थे, अंत तक आते आते गला बैठ सा गया है, बोल तक ठीक से नहीं पा रहे हैं। मीन्स ये है कि मेहनत पूरा किए हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया है हिंदी क्लब ने। और यही है कि आप लोग इस मेहनत को समझोगे, मेहनत करोगे। देखिए, पेडागोजी से, पॉलिटी से आपका जो सामाजिक और नागरिक जीवन है, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट थोड़ा बहुत मिलते हैं। इससे पेडागोजी बहुत घुमा घुमा के देता है। तो ये कंटेंटिक सवाल था। अब आपको इससे जो पिछले जितने भी पेपर हैं उनको आपको पढ़ना है, और पढ़ करके उनको सॉल्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। फिर दोबारा आकर के आपको जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, या क्लास से आकर दोबारा उसका एक्सप्लेन सुन लीजिए।
और उससे समझ करके आप इंटरलिंक करिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपका बैच शुरू करेंगे तो ऑन बोर्ड आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। और इस सीज़न में टाइम कम था तो नहीं ले पाए, लेकिन अगले सीज़न में आपको इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और दोबारा आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आई होप कि आपका इसी बार सबका क्लियर हो जाए। ऊपर वाला ना करे कि आपका मेहनत में कोई कमी हो या फिर आपके पेपर नंबर में कभी कमी हो। आप लोग सजेस्ट करें दूसरे लोगों को कि हमारे चैनल को विजिट करो, वहाँ पढ़ें। फिर भी इन द केस आपको दोबारा मन करे सीटेट देने का, हम तो यही चाहेंगे कि इतने से आपका हो जाए। लेकिन इन द केस फिर मन करे देने का या किसी मित्र का, हम ये नहीं कहेंगे किसी का रह जाए, फिर भी एनी कंडीशन अगर कभी ऐसा हो गया, ऐसा हम कभी भी एक शिक्षक नहीं चाहता है कि किसी के साथ हो। आप लोग विजिट करिएगा। नेक्स्ट सीज़न में इतना बेहतरीन तरीके से आपको एसएसटी कराया जाएगा कि आपको बस मज़ा आ जाएगा। इस बार जिस तरह से टाइम मिला उस तरह से चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि कम टाइम में सारी चीज़ें ये पूरी तरह से समझा के ख़त्म कराना पॉसिबल नहीं था। आप लोग बस मेहनत करिए, पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चन लगाइए। और चलिए, इसी सब चीज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक वन शूट में आपका क्लास 8 भी ख़त्म हो गया, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो फिर दोस्तों चलिए आप लोग के इसी सेशन के साथ समाप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। गला बैठ गया, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, नहीं तो हम बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। थोड़ा आराम करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों, शेयर करिए आप लोगों का फीडबैक, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।